क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि हम लोग अलस कथा भारतीय संस्कारा चैप्टर तो पढ़ लिए थे, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर नहीं देखे थे, ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं और सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो आप सभी लोग, सभी बच्चे तैयार हो जाइए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। आज का ये सेशन बहुत ही शानदार होगा प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही लाजवाब होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग इस सेशन को देखेंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सारे बच्चे लोग तैयार हो जाइए। पहले हम लोग ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए जल्दी जल्दी से सब लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, कि भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कार का जो वर्णन है वो किस रूप में किया गया है। भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में किया गया है। तो लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति में जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर के मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार तक। आप लोगों को बताया है कि भारत में संस्कार जो है वो जन्म के पहले शुरू हो जाता है और मृत्यु के बाद तक वो संस्कार चलते रहता है। तो भारतीय संस्कृति में जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर के मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार तक का अनुपम उदाहरण संसार के किसी और देशों में नहीं मिलता है। इस प्रकार का आपको किसी भी और देश में नहीं मिलेगा। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहां समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। हमारे भारत देश में जीवन के अनेक घड़ी में संस्कार मनाए जाते हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है और संस्कार मानव में दोषों को दूर करने और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। संस्कार जो है वो मानव के अंदर जो गुण है वो मानव के अंदर गुण को लाता है और मानव के अंदर जो दोष है उस दोष को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो ध्यान रखिएगा कि संस्कार के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत में संस्कार जो होता है, भारतीय संस्कार जो होता है उसका वर्णन आपको करना है। तो भाई आराम से हम लोग कर देंगे कि भारतीय संस्कार जो है वो जन्म से पहले शुरू होता है और मृत्यु के बाद तक वो चलते रहता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, या फिर मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, या तो पूछा जाएगा कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। ये दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो लिखेंगे हम लोग कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों ने अपने महत्व को संजोए रखा है। यानी कि भारत में बहुत प्राचीन काल से, बहुत समय पहले से संस्कार जो है वो चलते आ रहा है। यहां ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ जो वेद हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, उस वेद में यह कहा गया है कि भाई उस वेद में मंत्र दिया गया है कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं उस समय वेदों का ये वेद का जो मंत्र है उसका उच्चारण होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, हवन होना चाहिए, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को दूर करता है, इसलिए भारतीय जीवन में हर एक शुभ समय पर यहां समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। क्योंकि संस्कार जो है ना वो हमारे अंदर का जो दोष है उसको दूर करता है, इसलिए संस्कार जो है वो मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संस्कार में ना बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन है कि संस्कार का मूल अर्थ क्या है। संस्कार का मूल अर्थ क्या है। तो लिखेंगे कि संस्कार का मूल अर्थ है परिमार्जन। परिमार्जन यानी कि बदलाव। ध्यान रखिएगा, परिमार्जन कहने का मतलब होता है बदलाव, यानी कि मनुष्य के व्यक्तित्व में बदलाव। अगर मनुष्य के अंदर कोई दोष है तो उस दोष को बाहर निकालता है, गुण को अंदर करता है। तो ध्यान रखिएगा, संस्कार का मूल अर्थ होता है परिमार्जन, अर्थात शुद्धिकरण, और गुणों को ग्रहण करना होता है। यानी कि संस्कार मानव जीवन से दोष को दूर करता है, अर्थात परिमार्जन करते हैं, तथा गुणों को भरने का काम करते हैं। यानी कि संस्कार जो है वो मुख्य रूप से हमारे अंदर के दोष को खत्म करता है और हमारे अंदर गुण को डालता है। हमें गुण बढ़ता है और दोष खत्म होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया बाबू। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि गर्भाधान संस्कार का क्या प्रयोजन है। गर्भाधान संस्कार, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि गर्भाधान मतलब होता है जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उस समय संस्कार मनाया जाता है और उसे हम लोग गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो गर्भाधान संस्कार का क्या प्रयोजन है, मतलब गर्भाधान संस्कार क्यों मनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में संस्कार जो है वो अति विशिष्ट स्थान रखता है।
संस्कार जो है वो अति विशिष्ट स्थान रखता है, जिसमें जीवन में जन्म से पूर्व से मृत्यु प्रांत तक की ये आयोजन का एक विशेष आधार प्रदान किया गया है। यानी कि जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक विशेष प्रकार का संस्कार होता है, और गर्भाधान संस्कार यहाँ गर्भ की रक्षा के लिए होता है। आपको बताया था ना कि गर्भाधान संस्कार इसलिए मनाते हैं ताकि गर्भ में जो बच्चा आया है उस बच्चे की रक्षा हो सके, यानी कि गर्भ की रक्षा हो सके। तो गर्भाधान संस्कार जो है वो गर्भ की रक्षा के लिए होता है, याद रखिएगा। चौथा के बाद हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समापवर्तन संस्कार का वर्णन करें। क्वेश्चन है कि समापवर्तन संस्कार का वर्णन करना है। समापवर्तन संस्कार क्या है? प्यारे बच्चों, समापवर्तन संस्कार हम आपको क्या बताए थे? गुरु जी के यहाँ ये समापवर्तन संस्कार होता था। जब गुरु जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाइए, जब शिक्षा ग्रहण करके वापस आते थे तो उस समय जो है वो गुरु जी उपदेश देते थे, जीवन में आने वाली अनेक प्रकार के समस्याओं को बताते थे कि किस तरीके से सच बोलना चाहिए, झूठ ना, मतलब अनेक प्रकार के उपदेश देते थे। समापवर्तन संस्कार वही है। तो लिखेंगे कि समापवर्तन संस्कार प्राचीन गुरुकुल परंपरा में शिक्षा के संस्कारों में है। समापवर्तन संस्कार जो है वो एक तरीके से शिक्षा के संस्कार में आता है। गुरु के घर में रहकर के शिक्षा प्राप्ति करने के बाद जब शिष्य को अपने घर वापस लौटने का समय होता था, जब शिष्य अपने घर वापस लौटना चाहता था, तो गुरु अपने शिष्यों को सामने बैठा करके भविष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना अपने ज्ञान से कैसे करना है, यानी कि जब विद्यार्थी का शिक्षा खत्म हो जाता था, जब वो अपने घर लौटने लगता था, तो गुरु जी ये बताते थे कि अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कैसे करना है, जीवन में आने वाली समस्याओं को कैसे खत्म करना है। ठीक है ना? तो समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के आश्रम से ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। समापवर्तन संस्कार पूछा है, बता दीजिएगा। क्लियर? अगला है उपनयन संस्कार, कि भाई उपनयन संस्कार का वर्णन करना है। उपनयन संस्कार भी शिक्षा संस्कार में ही आता है। उपनयन संस्कार भी शिक्षा संस्कार में ही आता है। जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता था तो माता पिता गुरु जी के आश्रम में बालक को छोड़ने जाते थे। ठीक है ना? कि भाई गुरु जी के यहां रह करके बालक जो है वो पढ़ाई करेगा। उसी संस्कार को हम लोग उपनयन संस्कार कहते हैं। ठीक है ना? तो लिखेंगे हम लोग कि शिक्षा संस्कारों में उपनयन संस्कार का विशेष महत्व है। उपनयन संस्कार का विशेष महत्व है। जब बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था, बालक जब शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था तो माता पिता के द्वारा उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था। जब बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था तो माता पिता के द्वारा उसे कहां भेजा जाता था? गुरु जी के यहां, यानी कि गुरुकुल में भेजा जाता था। और उपनयन संस्कार के अंतर्गत गुरु बालक का हाथ पकड़ करके अपने घर में ले जाते थे, यानी कि जो गुरु थे ना वो बालक का हाथ पकड़ करके अपने घर ले जाते थे तथा वह उसका मानस पिता की भूमिका निभाते थे। क्योंकि बच्चा अब गुरु जी के यहां रहेगा तो गुरु जी ही उनके माता पिता सब हो गए। ठीक है ना? तो गुरु जी जो होते थे एक तरीके से पिता का किरदार निभाते थे, और छात्र भी गुरु जी को पिता मानते थे और एक मानस पुत्र का किरदार निभाते थे। ठीक है ना? यानी कि ध्यान रखिएगा, गुरु जी ही सब कुछ होते थे। ठीक है ना? और छात्र भी मानस पुत्र बनकर के गुरु जी के घर में रह करके विद्या अध्ययन करना प्रारंभ करता था। जीवन की इस अवस्था में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना अनिवार्य था, इसलिए इसे ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। इसलिए इसे क्या कहा गया? ब्रह्मचारी भी कहा गया। ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो प्राचीन काल में विद्यार्थी को ना ब्रह्मचारी भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। भारतीय संस्कार पाठ का परिचय देना है। ये जो चैप्टर है आपका भारतीय संस्कार, इसका परिचय देना है। तो लिख देंगे हम लोग इस पाठ के बारे में कोई भी 5 लाइन लिख देंगे कि भारतीय संस्कार पाठ में जीवन के प्रमुख संस्कारों के बारे में बताया गया है। भारतीय जीवन दर्शन में जन्म के पहले से लेकर के मृत्यु के बाद तक संस्कारों की प्रसिद्धि है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि किस तरीके से जन्म के पूर्व संस्कार शुरू होता है जो मृत्यु के बाद तक चलता है। इस पाठ में हमें कुल 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। इस पाठ में कुल 16 को संस्कार के बारे में हमें बताया गया है। हमारे देश में जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होता है और संस्कार मानव में दोषों को दूर करने और गुणों को समावेश करने में योगदान करता है। तो भाई इस चैप्टर के बारे में पूछ रहा है कि इस चैप्टर के बारे में कोई आप 5 वाक्य लिख दीजिए। इस चैप्टर के बारे में कोई भी 5 वाक्य हम लोग लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। इस पाठ के आधार पर ऋषियों ने क्या कल्पना की? आपको बताना है कि इस पाठ के आधार पर यहां ऋषियों की क्या कल्पना है, ऋषियों की कल्पना को लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग कि ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्रायः सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यानी कि यहां जो ऋषि थे ना, उनका कहना था कि यहां जीवन के कई अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जब भी कोई शुभ कार्य हो तो वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जब भी कोई शुभ कार्य हो तो बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिए, हवन लीजिए और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। और ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। तो हमें ऋषियों महर्षियों के द्वारा यह बताया गया कि हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। कोई भी शुभ काम करने से पहले मंत्र पढ़िए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, हवन करिए, तो यह सब शुभ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है?
संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है, क्वेश्चन यही कह रहा है बाबू। कुल मिलाकर के 16 को क्वेश्चन इस चैप्टर में है, ठीक है ना। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे कि संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। ऐसे तो अगर अलग अलग किया जाए तो 16 प्रकार के संस्कार है, लेकिन इन 16 प्रकारों को ना ये मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। तो जन्म के पहले कुल संस्कार होता है 3 गो जन्म पूर्व संस्कार है, 6 गो शैशव संस्कार यानी कि 6 गो शिशु अवस्था वाला संस्कार है, 5 गो शिक्षा संबंधी संस्कार है, एक है जो विवाह के रूप में है, ध्यान रखिएगा, एक है जो गृहस्थ संस्कार जिसको विवाह संस्कार भी बोलते हैं, और एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिलाकर के 5 संस्कार है, लेकिन उसको 16 भागों में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर के संस्कारों की संख्या 16 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शिक्षा संस्कार का वर्णन करना है। अब क्वेश्चन है शिक्षा संस्कार का वर्णन करें, शिक्षा संस्कार का वर्णन करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि शिक्षा संस्कारों में कौन कौन संस्कार आता है। शिक्षा संस्कार में आता है अक्षरारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, मुंडन संस्कार, समापवर्तन संस्कार, यह सब शिक्षा संस्कार में आता है। अक्षरारंभ में बच्चा जो है वो अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। अक्षरारंभ में ध्यान से सुनिएगा, अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन शुरू होता है, यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा तो उसे अक्षर का ज्ञान सिखाया जाता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाया जाता है, वहां शिष्य जो है वो शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, और गुरु के घर में ही शिष्य जो है वो वेदारंभ किया करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य जो है वो वेद का पढ़ाई शुरू कर देते थे। किसांत यानी कि मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म होता था, यानी कि मुंडन का काम होता था, ठीक है ना। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य है शिक्षा का गुरु के घर से अलग होकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। सबसे शिक्षा संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार होता है समापवर्तन संस्कार। शिक्षा संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार कौन है, समापवर्तन संस्कार। और समापवर्तन संस्कार यानी कि शिक्षा खत्म होने के बाद बालक जो होता था वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विवाह संस्कार का वर्णन करें। भाई विवाह संस्कार के बारे में लिखना है कि विवाह में क्या क्या होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा शायद। तो विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है कि विवाह संस्कार से ही लोग जो है ना बाबू, विवाह संस्कार से ही लोग जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह को एक बहुत ही पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह संस्कार को बड़ा पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। विवाह संस्कार को एक बहुत पवित्र संस्कार माना जाता है। ऐसे भी आप लोग बोलते चलते सुनते होंगे कि विवाह एक बहुत पवित्र रिश्ता है। तो भाई जो पवित्र रिश्ता है वहां भी बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही मंत्र उच्चारण के साथ इस संस्कार को पूरा किया जाता है। अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जिसमें वचन देना, मंडप बनाना, ध्यान रखिएगा, बहू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, धान के लावा से किया जाने वाला हवन, पति के साथ पत्नी का 7 बार घूमना और वचन लेना, और इसके बाद सिंदूर दान इत्यादि शामिल है। और सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। यानी कि विवाह संस्कार के बारे में बताया गया है कि विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के क्रिया, जो मतलब कि कह सकते हैं अनेक प्रकार के ये होते हैं, कर्मकांड होते हैं, और उस कर्मकांड को करते हुए इस पवित्र रास्ते को पूरा किया जाता है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शैशव संस्कार का वर्णन करें। शैशव मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु होता है, तो उस समय कौन कौन सा संस्कार होता है। तो भारतीय संस्कारों की कुल संख्या 16 है, जिसमें शैशव संस्कार 6 गो होता है। शैशव संस्कार में जात कर्म होता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण होता है, अन्नप्राशन होता है, चूड़ा कर्म होता है, और कर्ण वेधम संस्कार होता है। इतने प्रकार के संस्कार होते हैं। तो जात कर्म में बच्चे का जन्म हुआ, जब बच्चे का जन्म हुआ तो भाई वो जिस जाति में जन्म हुआ वो उस जाति का हो गया। नामकरण यानी कि बच्चे का नाम रखना। निष्क्रम ध्यान रखिएगा, निष्क्रमण बोले तो प्रसूति के घर से जच्चा बच्चा का बाहर आना। जिस घर में बच्चे का जन्म होता है उसको बोला जाता है ये प्रसूति गृह। जिस घर में बच्चे का जन्म ये होता है उस घर को ही बोला जाता है प्रसूति गृह। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको प्रसूति गृह से बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन हुआ कि 6 महीना के बालक को अन्न ग्रहण कराना। 6 महीना के बालक को अन्न दिया जाता है, उस समय संस्कार होता है। चूड़ा कर्म होता है बच्चे के बाल को काटना, बच्चे का बाल काट के मुंडन किया जाता है। और कर्णवेधम मतलब बच्चे के दोनों कानों को छेदना। तो इस तरीके से करके बहुत सारे संस्कार होते हैं, जिसमें शिक्षा संस्कार जो है वो कितना है, शिक्षा संस्कारों की संख्या जो है वो 6 गो है। 16 संस्कार में से 6 गो शिक्षा संस्कार है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्णवेधम, ये 6 गो संस्कार है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कह रहा है केशांत संस्कार का वर्णन करना है। केशांत संस्कार पूछ रहा है कि केशांत संस्कार क्या है, इसका वर्णन करिए। तो केशांत संस्कार के बारे में लिखेंगे, शिक्षा संस्कारों की कड़ी में एक संस्कार होता है केशांत संस्कार।
जिसमें गुरु के घर में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी कि बाल काटा जाता है, जिसको मुंडन कहते हैं। जिसमें गोदान एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आज ना हम लोग अपने स्कूल में चाहे विद्यालय में कोचिंग में पढ़ने जाते हैं तो पूरा एकदम बिखरी 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 जुल्फे तेरी करके भाई एकदम पूरा बाल ताल झाड़ते। पहले क्या होता था कि जैसे ही बच्चा शिक्षा ग्रहण करने गया तो पूरा सर को मुड़वा दिया जाता था, पूरा एकदम उसको बिलमुंड बना दिया जाता था। उसके बाद शिक्षा ग्रहण करिए, कोई हीरोगिरी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके होता था। तो बाबू शिक्षा संस्कारों की कड़ी में एक संस्कार किसान संस्कार भी होता है, जिसमें गुरु के घर में शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है, जिसमें गोदान एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी समय से उसकी वास्तविक पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है और कहीं कहीं पर साहित्य में इस संस्कार का नाम गोदान संस्कार भी पाया गया है। गोदान संस्कार यानी कि इसमें गोदान भी किया जाता है। अगला है कि भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या संदेश है। इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, तो लिखेंगे कि भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। इस पाठ में लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी भारतीय लोग हैं तो भारतीय लोगों के व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो किससे होता है, संस्कारों से होता है। भारतीय लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। जीवन में सही समय पर संस्कारों का क्या होना चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए। और विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। संस्कार मानव में दोषों को दूर करने और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से हमें लेखक बताना चाह रहे हैं कि संस्कार बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में अगर गुण को लाना है, दोष को खत्म करना है तो संस्कार बहुत जरूरी है। तो संस्कार के माध्यम से हमारे इस चैप्टर के लेखक यही मैसेज देना चाहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या विचार है। तो भाई लगभग ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेखक का क्या संदेश है और लेखक का क्या विचार है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। तो लिखेंगे कि भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कार से ही होता है। मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण जो है वो संस्कार से ही होता है। अगर आप में संस्कार बढ़िया है तो लोग आपको अच्छे कहेंगे, अच्छे व्यक्तित्व के लोग कहेंगे। संस्कार खराब है तो लोग आपको खराब कहेंगे। तो भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण जो है वो संस्कार से ही होता है। संस्कार ही मानव में दोषों को दूर करने और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। संस्कार ही है जो मानव को यह बताता है कि भाई दोष जो है उसको खत्म करिए और गुण को अपने अंदर लाइए। इसलिए हमें भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख होना चाहिए, इसलिए हम लोग भारतीय संस्कार को मानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। तीनों क्वेश्चन बाबू सेम है। लेखक क्या संदेश देना चाहता है और लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है ना। तो वही हम लोग लिख देंगे कि लेखक इस पाठ में यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर आप संस्कार का पालन करते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेखक का नाम दिया नहीं गया है भाई, तो हम आपको कैसे बता दें, ऐसे ही याद रखिए कि इस चैप्टर के लेखक के माध्यम से संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें जीवन के हर एक शुभ कार्यों में संस्कारों के पालन करने का संदेश देते हैं। यानी कि लेखक कहते हैं कि जीवन का कोई भी शुभ कार्य रहे तो वहां पे पूजा पाठ करवाइए और पूजा पाठ करवा करके संस्कारों के प्रति उन्मुख रहिए, ठीक है ना। क्लियर। तो ये प्यारे बच्चे कुल मिलाकर के 16 को आपका प्रश्न था जो कि हम आपको बता दिए। अब इसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या टोटल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संख्या टोटल 34-35 के आसपास है, तो हम आपको बता देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं। तो संस्कार 5 प्रकार के हैं। 16 ऑप्शन में नहीं है तो 5 प्रकार के लिखेंगे। अगला, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। केशांत संस्कार, तो केशांत संस्कार क्या होता है बाबू, शिक्षा काल के संस्कार को यानी कि शिक्षा ग्रहण में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है। शैशवावस्था वाला संस्कार है, शिशु अवस्था में संस्कार होता है चूड़ाकर्म संस्कार। आगे, शिक्षा संस्कार कितने हैं। शिक्षा संस्कार 5 गो है, तो लिखेंगे शिक्षा संस्कार 5 गो। जन्म से पहले संस्कार कितना, 3 गो। जन्म के बाद 6 गो। शिक्षा संस्कार 5 गो और फिर गृहस्थ जीवन 1 संस्कार, विवाह संस्कार और फिर अंत्येष्टि संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। तो मंडप का निर्माण होता है विवाह संस्कार में। लिख देंगे कि मंडप का निर्माण विवाह संस्कार में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो कन्यादान होता है विवाह संस्कार में, तो लिखेंगे कि कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। अगला, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार, उसी को कहते हैं दाह संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार को ही दाह संस्कार कहते हैं। आगे, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म पूर्व संस्कार, तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म से पहले 3 गो, तो त्रया हो जाएगा। आगे बताइए, नामाकरण किस संस्कार में। तो नामाकरण तो प्यारे बच्चों बचपन यानी कि शैशव संस्कार में आता है, तो जवाब होगा शैशव संस्कार यानी कि बचपन में। आगे, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, गृहस्थ काल में कितने संस्कार। तो गृहस्थ काल में 1 संस्कार होता है ना, तो 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बता दीजिए, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है। सप्तपदी क्रिया होता है विवाह संस्कार में। सप्तपदी क्रिया मतलब 7 गो वचन लिया जाता है, 7 फेरा लेकर के। आगे बताइए, बचपन में कितने संस्कार। बचपन यानी कि शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में 6 गो संस्कार होता है, एकदम कंठस्थ रहेगा। गर्भाधारण किस संस्कार में होता है। तो गर्भाधारण होता है जन्म से पूर्व संस्कार, तो जन्म से पूर्व संस्कार में गर्भाधारण होता है।
आगे, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत भी क्या है? संस्कार है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है वो संस्कारों से होती है। आगे बढ़ते हैं, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन, तो सीमांतोन्नयन जो है ना वो जन्म पूर्व संस्कार है। आगे बताइए, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुरु शिष्य को कहां ले जाते हैं? तो गुरु शिष्य को अपने घर पे ले जाते हैं ना, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु जो है वो शिष्य को अपने घर पे ले जाते हैं। आगे बताइए, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? तो शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? तो शिष्य जो है वो शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई करते हैं। आगे प्यारे बच्चों है कि गुरु शिष्यों को क्या देकर के घर भेजते थे? तो गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते थे। गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते थे। अगला नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहां करते थे? तो प्राचीन काल में गुरु के घर में ही जो शिष्य होते थे वो वेदारंभ करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? भारतीय संस्कृति का परिचय, तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों में दिखाई पड़ता है, तो लिखेंगे संस्कार में। आगे बता दीजिए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम, अभी आपको बताए थे कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तन। अंतिम शिक्षा संस्कार कौन सा है? समापवर्तन संस्कार है। आगे बताइए, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण विवाह संस्कार में आता है, विवाह संस्कार हो जाएगा। आगे, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? देखो बाबू, गोदान जो है वो विवाह संस्कार में नहीं आता है, बाकी बागदान, कन्यादान, सिंधुदान ये सब विवाह संस्कार में आता है। आगे बताइए, कह रहा है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते थे? तो जब शिक्षा खत्म हो जाता था, यानी कि शिक्षा के अवसान में, जब शिक्षा खत्म हो जाता था तो गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते थे। अगला है कि शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहां होता था? शिष्य का पहला क्षौर कर्म गुरु के घर पर होता था। शिष्य का पहला क्षौर कर्म गुरु के घर पर होता था। आगे बता दीजिए, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण होता है संस्कारों से। चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। आगे, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? 30वां नंबर क्वेश्चन। तो अंत्येष्टि संस्कार यानी कि दाह संस्कार मरने के बाद होता है, तो जवाब होगा अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। अगला बता दीजिए, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान, तो गोदान प्यारे बच्चों केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान केशांत संस्कार का। आगे, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर यानी केशांत संस्कार का दूसरा नाम, तो केशांत संस्कार को ही हम लोग गोदान संस्कार भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बागदान किस संस्कार में होता है? तो बागदान तो विवाह संस्कार में होता है, तो बागदान किसमें हो गया? विवाह संस्कार में हो जाता है। अगला, पुसम्मन संस्कार कब होता है? तो पुसम्मन संस्कार जन्म से पहले होता है। तो पुसम्मन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले, ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? तो भारतीय संस्कृति में कुल 16 गो संस्कार है, तो जवाब होगा 16, यानी कि सी नंबर ऑप्शन समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चे, आपका ये जो भारतीय संस्कार वाला चैप्टर था ये भी अब क्या हो गया? यहां पे द एंड हो गया। हमें तो लगता है कि 35 में 35 आपका सही हुआ होगा। जरा एक बार बताइए तो 35 में कितना सही हुआ है? जरा बताओ बाबू जल्दी से। भारतीय संस्कार हमारा 6ठा नंबर चैप्टर था जो कि समाप्त हो गया। अब कल से हम लोग देखेंगे 7वां नंबर चैप्टर, नीति श्लोका। ठीक है ना, नीति श्लोका हम लोग कल से पढ़ेंगे। 7वां नंबर चैप्टर हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ बाबू, 7वां नंबर चैप्टर हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के आपका 6ठा नंबर चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो 7वां नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हुए मिलेंगे। तो मिलते हैं बाबू अब हम आप लोगों से अगली क्लास में। आज का क्लास यहीं तक, आज का सेवा समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।